अहमद फराज का एक शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था फराज, अपने हिस्से का दिया जलाते जाते। तो हम सब यहाँ पर अपने अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए आए हुए हैं। रिगार्डलेस पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है, हालात क्या हैं, सियासी जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो कहाँ जा रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमने अपना दिया जलाना है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी और हम उस सलाहियत को कैसे बरूए कार लाते हैं जो कि वैल्यू ऐड करे हमारी अपनी ज़िंदगियों में और हमारे इर्द गिर्द के रहने वालों की ज़िंदगियों में और एज अ होल नेशन एज अ होल। तो ये वैल्यू एडिशन से बढ़कर वैल्यू क्रिएशन में आ जाता है। हर आदमी वैल्यू ऐड करना चाहता है। दूध वाले वैल्यू ऐड करना चाहते हैं मिल्क में ताकि प्रोडक्ट बिक सके और अच्छे दामों पर बिक सके। इसी तरह जो अजनास उगाते हैं, इसी तरह जो दूसरे रॉ मटेरियल्स के साथ जाते हैं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो सब वैल्यू ऐड करते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके उसमें से एक अच्छा मुनाफा, बेहतर मुनाफा ड्राइव किया जा सके। लेकिन वैल्यू क्रिएट करना, असल काम वैल्यू क्रिएट करना है। वैल्यू क्रिएट करना क्या है? इनोवेशन, R&Ds, ऑलरेडी बेहतरीन प्रोडक्ट को अल्ट्रा बेहतरीन कर देना, ये सब चीजें वैल्यू क्रिएट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर चीज मेकिंग ने पाकिस्तान की चीज की इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएट की है। हमारी प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में अगर मैं ये कहूँ कि एक फूड रेवोल्यूशन जन्म ले चुका हुआ है और पाकिस्तान चंद उन मुमालिक में शामिल होगा जहां पर फूड एज ए बिग ह्यूज इंडस्ट्री वजूद में आई हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। लाहौर से लेके कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला कहीं पर चले जाएं तो फूड इंडस्ट्री आपको नहायत मजबूत हर जगह नजर आएगी। लेकिन जिस तरह बहुत सारे कामों को हमारे बहुत सारे लोग उस तरीके से लेके आगे नहीं आ सके जिस तरीके से उसको वैल्यू ऐड करना चाहिए था, इसलिए यहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाइजीन्स, प्रोडक्ट R&Ds, प्रोडक्ट इनोवेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ों की कमी रही। अब होता ये पिज्ज़ा एक डेलिकेसी है, पिज्ज़ा के ऊपर सबको पता है सॉस डलती है, सॉस के बाद क्या डलता है, चीज़ डलती है। यहां से मेरा सब्जेक्ट शुरू होता है चीज़ का। फार्मर चीज़ मेकिंग एक आर्टिजनल, नॉन प्रोसेस, हैंडक्राफ्टेड चीज़ मेकिंग कंपनी है। हम लोग 100% प्योर एंड नेचुरल चीज़ बनाते हैं। ये वो चीज़ है जो हमारी मैच्योर चीज़ है। गौडा हॉलैंड में बनती थी, आज भी उसी की डेलिकेसी है। शेडर ये इंग्लैंड में आज भी वहाँ पर रेड लेसेस्टर के नाम से येलो चेडर, रेड चेडर, ऑरेंज चेडर और बेशुमार वैरायटीज़ हैं। प्रोसेस भी और नॉन प्रोसेस भी ये इंग्लैंड की होती थी। इसी तरह मोज़रेला, फ्योर्डे लाते, बॉकनचीनी, प्रोवोलोन, ब्री, कैमेम्बर और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, ये सब इटालियन ओरिजिनेटेड चीज़ हैं। पाकिस्तान में नहीं मिलती थी या इंपोर्ट कभी कभार हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। पार्मिजानो रेजानो एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट जो कि सारी दुनिया में जाती है, वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी आपको, वो ये कि ये जो प्रोसेस्ड और नॉन प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल ऐसा है, स्टैंडर्ड इनका ऐसा है जैसे चाइना से जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स या जापान से हम लोग पाकिस्तान के लिए गाड़ियाँ मंगाते हैं, उनका स्टैंडर्ड कोई और है।
वही जापान या वही चाइना जब एक्सपोर्ट करता है अपनी क्वालिटी की अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी गाड़ियां दूसरे ममालिक में, उनका स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, विच इज एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सिमिलरली जब हम इंपोर्ट करते हैं तो यूरोप का पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान आती हैं, और जो बेहतरीन अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेशनल स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स या जापान के स्टैंडर्ड्स, वो वाली तमाम प्रोडक्ट्स उधर चली जाती हैं, वो हमारे मुल्कों में नहीं आती। इसलिए कि नंबर 1 दोज आर कॉस्टली, बहुत महंगी है, और जब वो पाकिस्तान में आएंगी तो पाकिस्तान का इंपोर्टर सोचता है कि चूंकि वो महंगी है और दूसरा इंपोर्टर हल्की चीज़ मंगवा रहा है, अगर मैंने वो चीज़ मंगवाई तो वो यहाँ पर नहीं बिकेगी, मेरा लॉस होगा। इसे मैं कहता हूँ रैट रेस। मैंने जैसे पीछे पे बात की है कि वैल्यू ऐड करना इज नॉट अ बिग डील, वैल्यू क्रिएट करना इज अ बिग डील। फार्मर चीज मेकिंग ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं तो शौक से आया था, पैशन से आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस काम में चलता चला गया, मैंने शायद ही कोई दुनिया की PDF फाइल हो चीज़ के लिए, दूध के लिए, डेयरी से मुंसलिक जो मैंने ना खा पी लिए हो, वीडियोस, यानी दुनिया में जहाँ जहाँ पर चीज़ के बारे में कोई मालूमात थी वो सब मैंने रगड़ डाली। चीज़ बनाना तो बहुत बात की बात थी, मैं बना रहा था, साथ साथ पढ़ रहा था, साथ साथ मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर चीज़ मेकिंग बहुत सारे शहरों के अंदर एक लंबी चौड़ी वैरायटीज के साथ हम लोग बैठे हुए, लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स एंटायरली डिफरेंट है मार्केट प्रोडक्ट्स से। इटली में हैंडक्राफ्टेड चीज मोज़रेला, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसको सारे जानते हैं। मोज़रेला जो है, जो इटालियंस बनाते हैं, जिनकी वीडियोस आती हैं, आप देखते हैं वो लोग दस्ताने तक नहीं पहनते हैं और वो लोग हाथों से बना रहे हैं। वो एक लकड़ी का एक पीस रखा होता है जिससे वो उसको उठाते हैं और हाथों से, अब उनके हाथ सफ़ेद होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं हमारे लोगों के हाथ काले हैं। वो अगर ये बात करेंगे तो अभी मेरे कमेंट्स के अंदर 150 नेगेटिव किस्म के कमेंट्स आ जाएंगे कि जी ये अनहाइजेनिक है, ये यूं है, ये यूं है। हालांकि उन्हीं हाथों से हम लोग रोटियां पका के तवे पे डाल के खा लेते हैं जो लोग नॉन भाई हैं। बेसिकली होता है जब इंसान अच्छी तरह हाइजेनिकली हाथ पाँव को धो लेता है तो वो फूड को हैंडल करता है, तो इट्स हाइजीनिक। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ ऐसे बनाए, लेकिन फॉर द फूड सेफ्टी, फॉर अल्ट्रा हाइजीन प्रैक्टिसेस और एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो नॉर्म्स हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि ग्लव्स, फिर उनके ऊपर ग्लव्स, यूनिफॉर्म्स, PPEs यानी हेड नेट्स, फेस मास्क, दाढ़ी मास्क वगैरह वगैरह हर चीज़ हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो उसके साथ जब हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो इटली में हाथ से प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं जो डेलिकेसी कहलाती है, वही फार्मर चीज मेकिंग पे उसी तरह बनती है, प्रोवाइडेड कि जो दूध हम लोग फार्म से लेते हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। इसी तरह हम लोग जो मैच्योर चीज़ बनाते हैं, जो गौडा डेनमार्क में बन रही है, हॉलैंड में बन रही है, और जो रैकलेट स्विट्जरलैंड में बन रहा है, जो पेपर जैक, मॉन्टरी जैक USA में बन रहा है, और जो इंग्लिश चेडर और उससे रिलेटिव आइटम्स चेडर की जो इंग्लैंड में बन रही है, वो सारी हम फार्मर चीज़ पर उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो हमसे इंसानी और अपनी कैपेसिटी के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन काविश हो सकती है, रॉ मिल्क के साथ, विच इज़ अगेन अ डेलिकेसी, हम लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसकी एजिंग 1-1 साल, 6-6 महीने, उनकी फ्लिपिंग ओवर्स, उन पर फंगस ग्रोथ, उनकी ऑयलिंग, उनकी स्कारबिंग, उनकी सफाई, उनकी बेबी सिटिंग, इन सब प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं, जिसके लिए साल, 6 महीने, 2 साल, बहुत टाइम चाहिए होता है इनको मैच्योर करने में। यह आसान काम नहीं था, ये बहुत लंबा सफर के पीछे 20-22 लोगों की एफर्ट्स लगी होती हैं 1 साल तक। और जो 250 ग्राम का पीस होता है ना, इट्स फुल ऑफ पैशन, लव एंड स्किल एंड आर्ट। तो इसको आप उस मार्केट की जो चेडर है, जो स्लाइस में आता है, ब्लॉक पे आता है, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे मैंने आपको एक अभी मिसाल दी कि स्टैंडर्ड का फर्क होता है। अब वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोडक्ट है जो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में बनता है, जिसमें
वेजिटेबल फैट्स भी ऐड होते हैं, उसमें कलर्स भी ऐड होते हैं, उसमें एमल्सिफायर्स ऐड होते हैं, स्टार्च ऐड होती है, ठीक है। उसके अंदर फिर वे पाउडर्स इस्तेमाल होते हैं, वे प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं, उसको कम्बिनेशन बनाकर और फिर उसमें से वो चेडर का एक ब्लॉक निकलता है जो कि नहायत सस्ता होता है, अभी भी 800-900 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाता है, बट दैट्स नॉट चेडर, दैट्स चेडर लाइक प्रोडक्ट। यूरोप में, अमेरिका में कोडेक्स स्टैंडर्ड ये कहता है, और मैं चूंकि वहां पर इन मुल्कों में रहा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि वहां पर चीज के साथ प्रोसेस्ड का लफ्ज लिखना लाजमी है, अदरवाइज वो बैन हो जाता है। पाकिस्तान में चूंकि अभी लॉज बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रही हैं, और इट विल टेक टाइम, लेकिन चले कोई स्टेप तो उठाए ना। तो अभी यहाँ पर प्रोसेस चीज मेकर्स अपनी चीज पर प्रोसेस नहीं लिखते। आप कभी इंपोर्टेड चीज उठाएं, आप इंपोर्टेड मोज़रेला लें, उस पर बड़ा क्लियर लिखा होगा प्रोसेस, और इसको छुपाने की जरूरत क्या है? एक प्रोसेस चीज है तो इट्स ओके, सारी दुनिया में बिकती है, कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह प्रोसेस चैटर जब उठाएंगे उसके ऊपर लिखा होगा प्रोसेस चैटर, और उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा वेजिटेबल फैट्स इतने हैं, एमल्सिफायर्स इतने हैं, स्टार्च इतना है, ओरिजिनल चीज इतनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिमिलरली आप क्रीम चीज पर चले जाए, ठीक है। क्रीम चीज ये आपको फ्रीजर्स में भी लगी नजर आएगी, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें भी लगे नजर आएंगे, और ये आपको ट्रायंगल्स में, ओपन शेल्फों में लगे नजर आएंगे। आप हैरान नहीं होते हैं इस बात पर कि इतने टेम्परेचर में जब आदमी पिघल जाता है तो वो चीज जो है, जो कि दूध की एक डेलिकेसी है, वो इतने सारा ढेर फ्रिज के बाहर पड़े हुए हैं। भाई सुपरमार्केट का टेम्परेचर बहुत अच्छा है ना, एमबीएस बहुत अच्छा है, वहां का टेम्परेचर चल रहा होता है 20-25 के करीब, तो आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चीज सर्वाइव नहीं करती है, वो खराब हो जाती है। तो ये कैसे सर्वाइव कर रही है, सोचें। इसलिए कि ये चीज नहीं है, ये प्रिजर्वेटिव बेस्ड एक चीज लाइक प्रोडक्ट है, जिसमें दूध नहायत कम है, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स नहायत हाई लेवल पर ऐड किए गए हैं, और बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड हैं जो उसको हाईली प्रोसेस प्रोडक्ट्स में शामिल करता है। लेकिन चूंकि वो दुनिया भर में अप्रूव्ड है, बिकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कोई बैन नहीं है, पड़ी हुई है। ये तो आपने फैसला करना है ना कि आपने अपने जिस्म के अंदर किस किस्म की प्रोडक्ट्स को डालना है। तो जब प्योर अवेलेबल है, जब क्लासिक प्रोडक्ट अवेलेबल है, और प्राइस का फर्क भी 10, 20, 50, 100 रुपए का, तो फिर वाई प्रोसेस, वाई इंपोर्टेड? लोकल को सपोर्ट करें, चाहे वो प्रोसेस प्रोडक्ट हो, चाहे वो नॉन प्रोसेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो। लोकल को सपोर्ट करें, अपनी इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर होना चाहिए कि इंपोर्ट हो ही ना। पाकिस्तान दुनिया का चौथा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और बड़े शर्म की मुकाम है कि हम लोग अभी भी मिल्क की प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम 20% इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं कि हॉलैंड की जो डेयरी है वो पाकिस्तान से, या स्विट्जरलैंड की डेयरी जो है वो पाकिस्तान से बहुत छोटी है, लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से 1000 टाइम्स ज्यादा है, 1000 टाइम्स, जबकि हमारा जो डेयरी है वो उनसे 1000 टाइम्स बड़ी है। इसलिए कि हमने स्टैंडर्ड नहीं कायम किया। हम लोग तो हैंड क्राफ्टेड है सर, हम लोग अपना स्किल यूज करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, फिर उसको पैकेजिंग में लाते हैं, जो हमारी बेस्ट कैपेसिटी में पैकेजिंग अवेलेबल है हम वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो पैकिंग्स के ऊपर हमें अक्सर लोग कहते हैं यार आपकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, हम उन्हें ये कहते हैं कि यार हम क्वालिटी पर फोकस है। अगर मैं 2-4 करोड़ रुपए और लगाऊंगा तो मैं उसकी क्वालिटी पर लगाऊंगा, उसकी प्रोडक्ट्स की इंप्रूवमेंट पर लगाऊंगा। अभी जो हम पैकिंग दे रहे हैं सारी दुनिया में जो नॉन प्रोसेस चीज है, जो हम जैसी हैंडक्राफ्ट आर्टिजनल चीज है, आप उठाएं गूगल करें हैंडक्राफ्टेड नेचुरल चीज, दूसरी दुनिया के शेल्स देखें, वो जो हम जैसे लोग हैं हैंडक्राफ्टेड, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं बताऊं छोटी नहीं, उनकी पैकेजिंग हम जैसी है। लिहाजा डोंट गो ऑन द कवर ऑफ द बुक, आप ये देखें बुक के अंदर क्या कंटेंट क्या है। तो यहां वो फर्क है जो फार्मर चीज मेकिंग और दूसरी इंडस्ट्री के अंदर एक है। इसी तरह रेस्टोरेंट एंड कैफेज जब प्रोडक्ट खरीदते हैं
वो हमारी प्राइसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं मार्केट की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ। और जो समझते हैं इस चीज़ को कि बहुत फर्क है, वहाँ तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारों को हमें समझाना पड़ता है कि सर हम सोना बेचते हैं, हमसे सोने की बात करें, हम चांदी नहीं बेचते हैं, हम पीतल नहीं बेचते हैं। यही हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स अगर मैं यूरोप में कर रहा होता, अगर मैं यही चीज़ें इनोवेट मैंने कहीं यूएसए में की होती, दुबई में की होती, सऊदी अरब में की होती, तो इस वक्त मैं वहां पर कई अवार्ड्स ले चुका होता। मैं कैमल मिल्क चीज का इनोवेटर हूं, मैच्योर चीज का, दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, मेरे पास ढेर बन के अंदर पड़ी हुई। पिछले साल हम सर्दियों में बेचते भी रहे, काफी जगहों पर वैसियों में बेचते रहे, क्योंकि फॉरेन बेल्ट है, वहां पर फॉरेनर्स हैं, तो वो हाथों हाथ इन चीज़ों को खरीद लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अभी इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है या कमी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो यहाँ पर अभी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, नॉट टू गिव अप। ठीक है, इनोवेट हो गई है, अभी राइट टाइम नहीं है, जब राइट टाइम आएगा हमारे पास प्रोडक्ट है, हम ले जाएंगे, इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे, सब चीज़ें भी लेके जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करता चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एक जगह कंबाइन होने की ज़रूरत है, ये वक्त है। इंडस्ट्री को इकट्ठा करें, चीज़ के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। चीज़ एंड डेयरी गो के डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ इसकी मौजूदगी है, लेकिन ये एक कह लें कि कंबाइंड फॉर्म में ये कहीं पर भी मौजूद नहीं है। यानी चीज़ मेकिंग की एक दुनिया हमारे पास ग्रो कर रही है, कंपनियां आ रही हैं, प्रोसेस की इंडस्ट्री है, अब नॉन प्रोसेस, आर्टिजनल, हम जैसे लोग भी आगे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इन सबको इकट्ठा करके एक स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड हो, और उनके मुताबिक काम किया जाए और पूरी एवेल्युएट किया जाए कि हमें किस स्टैंडर्ड की चीज़ें बनानी है, कितने वॉल्यूम में बनानी है, क्या उसकी प्राइसिंग होनी है, क्या उसकी शेयरिंग होनी है, कैसे उसको इंक्रीज करें कि हमारी इंपोर्ट्स बंद हो जाए, मुकम्मल तौर पर बंद हो, और ये चीज़ की, योगर्ट की, दूध की, पेस्चराइज्ड मिल्क, ये सारे चीज़ें ये पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस हो और यहाँ की कंपनियां ग्रो करें। सारी दुनिया में कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनियां बन जाती हैं। हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि अब नई पढ़े लिखे लोग आ गए, बहुत फर्क आ गया हुआ है हालात में, पढ़े लिखे लोगों के आने से वैल्यू ऐड हुई है, बेहतर हुई हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कमी है, लेकिन बजाय लर्न करने के, बजाय उस चीज़ को समझने के, वहाँ आर्गूमेंट शुरू हो जाते हैं। बेहतर ही होता है आप इंडस्ट्री को साथ लेके चले, इंडस्ट्री बैकबोन है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी भी कंपनी, किसी भी मुल्क के लिए, इकोनॉमी के लिए वो बैकबोन होते हैं। ये एसएमईज बैकबोन होते हैं किसी कंपनी के, किसी भी मुल्क के लिए। हम जैसे लोगों को, हम जैसी कंपनीज को गवर्नमेंट की अल्ट्रा सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वो होते हैं प्लेटफॉर्म्स, वो होते हैं सेमिनार्स, वो होते हैं हमारे मसाइल सुनना, उनके मुताबिक फिर इंडस्ट्री को बैठाना, स्टैंडर्डाइज करना चीज़ें, कुछ आप बताएं, कुछ हम बताएं, विन विन सिचुएशन बने, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। दिस इज इंडस्ट्री, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। अगर इंडस्ट्री को पाकिस्तान की, खसूसन डेयरी, मैं बताऊँ डेयरी आने वाले दौर 10 सालों में पाकिस्तान का नाम कहीं से कहीं पहुंचाने की सलाहियत रखती है। ये अगला 10 साल का दौर डेयरी का दौर है। अदारे और इंडस्ट्री, डेयरी की इंडस्ट्री और डेयरी एसोसिएशन के सरकर्दा लोग, ये सब मिलकर बैठना चाहिए, इनको एक प्लान करना चाहिए अगले 5 साल को, और उसके अंदर प्रोसेस चीज मेकर्स को और नॉन प्रोसेस चीज मेकर को खास टास्क देने चाहिए, स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, रेगुलेशंस बनाने चाहिए, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर, प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये क्यों नहीं हो सकता कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान चीज़ की एक्सपोर्ट इतनी कर सके कि जितना हम कर्जा लेते हैं उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन बात विल की है, बात सपोर्ट की है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे एक टीम ना खड़ी हो।
जिसमें गवर्नमेंट के भी लोग हों, इदारों के लोग भी हों, और इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री है ना, सरकर्दा इंडस्ट्री, उन जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों की सपोर्ट देनी चाहिए। हमारी उनकी लाइनें ही फ़र्क होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो रेवेलरी पर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यार हमारे काम को थ्रेट हो गई है, कोई नया बंदा आएगा, कोई नया कंपनी आएगी, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो ये शायद मार्केट हमसे छीन लेंगे। तो देखें, रिस्क रोजी तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, ये तो कोई किसी का नहीं छीन सकता। ये तो हम मुसलमान है, हमारा ईमान है। हाँ, क्या होता है, जिन मुल्कों में इंडस्ट्री कंबाइंड होके एज वन यूनिट चलती है, राइवलरी की बजाय एक हेल्दी कंपटीशन पर आती है, दूसरे को भी मौका देती है खुद, तो वो कौमें भी ग्रो करती हैं, वो मुल्क भी ग्रो करते हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स भी अच्छी होती हैं, वहाँ डॉलर्स की बारिश हो रही होती है। इस इंडस्ट्री में यकीन करें, जो डेयरी इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल शेप को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि सबको पता है कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, ऐसे हर बंदा अपना अपना करके, टैक्स बचाकर और बहुत सारी चीज़ें करके, वो अपना रांझा सीधा रखने वाली बात है कि हम इसको कर लें ताकि हमें कोई ना पूछे और हम सर्वाइव कर जाएं, जो कि इस वक्त एनवायरनमेंट भी ऐसा है। तो अगर ये फ्रेंडली माहौल बन जाता है, गवर्नमेंट फ्रेंडली माहौल बनाती है, टैक्स मत छोड़ें, किसी ने इनका टैक्स लेने चाहिए और टैक्स देने चाहिए। इसी तरह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पर नरमी नहीं होनी चाहिए, उस पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसके लिए रूल्स। हाँ, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको ये भी बताना चाहिए कि यस सर, यू आर डूइंग अ सुपर्ब जॉब, जो इस इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको अपलिफ्ट करिए। कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले दौर में इंपोर्ट से निकले हम लोग, और जो हमारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ के लोग हैं, जो बड़े बड़े इतने ज़बरदस्त शानदार रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सर अपनी चीज़ को प्रोमोट करें। अपने लोग आपसे खा रहे हैं, हम लोग जितने मर्जी अंग्रेज़ी बोलने से लगे, हम लोग जितना मर्जी मॉडर्न खुद को करें, हैं हम पाकिस्तानी, मुल्क हमारा यही है, पहचान हमारी यही है। अगर हम यहाँ की चीज़ नहीं खरीदेंगे तो ये हम डॉलर दे देंगे बाहर के मुल्कों को। यहाँ से सारे जो फॉरेनर्स आए हुए हैं, फॉरेन कंपनी आई हुई हैं, फॉरेन फ्रेंचाइजीज आई हैं, वो यहाँ से डॉलर इकट्ठा करके यहाँ से वापस ले जाते हैं, और फिर हम लोग इस क्राइसिस का शिकार रहते हैं जो अब है। हर साल हमें IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं।